गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समांग उत्प्रेरक के बारे में। अब पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में। विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। तो विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमने सममांगी उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था कि सममांगी उत्प्रेरक के तीनों अभिकारक उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों ही एक समान अवस्था में होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो विषमांगी उत्प्रेरक होती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद की जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं, वो दोनों क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, भिन्न भिन्न होती है। तो कौन सा उत्प्रेरक कहलाती है? कहलाता है सममांगी विषमांगी उत्प्रेरक कहलाती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्प्रेरक व उत्पाद भौतिक अवस्था में भिन्न भिन्न होते हैं, तो विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक को उत्प्रेरक क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरक। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है वो, ठीक है, उसके बाद में उत्प्रेरक और उत्पाद, ये भौतिक अवस्था में तीनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरक को उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे भौतिक अवस्था में दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हम लेते हैं इसमें N2 और 3H2, उदाहरण में ले लेते हैं हम N2 प्लस में 3H2, ठीक है। अब इसमें उत्प्रेरक है Fe। क्या है बेटा? Fe। ये क्या है बेटा? G में। ये भी क्या है बेटा? G में, ठीक है। अब बनने वाला पदार्थ किस में आएगा? G में। अब देखो N2, ये अलग गैस है, ये अलग है, इसमें उत्प्रेरक क्या है? ठोस अवस्था में। क्या है बेटा? ठोस अवस्था में। और बनने वाला पदार्थ है वो अलग गैस में रूप में परिवर्तित हो जाता है। N2 है नाइट्रोजन, H2 है हाइड्रोजन, उत्प्रेरक है फेरस जिसे आयरन बोलते हैं, ये अलग अवस्था में, ठीक है। बनने वाला उत्प्रेरक इसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा, परंतु इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 NH, H के कितने 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2NH, 2NH3। अमोनिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अमोनिया गैस हो जाएगी इसमें। तो N के पास में कितने हैं? 2, और H के पास में कितने बेटा? 6। तो N के पास में देखो 2 और N के पास में कितने? 6। तो यहाँ 3 लगा देंगे तो N के 3 हो जाएंगे, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 2, 2NH3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। क्या है? ये भी गैस है। तो ये तीनों अलग, दोनों अभिकारक और उत्प्रेरक जो होते हैं भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं, भौतिक अवस्था भिन्न होती है। तो कौन सा उत्प्रेरक है? विषमांगी। यानी कि विषमांगी का मतलब होता है
दोनों समान नहीं होते, अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। पहला उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम इसमें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको दूसरा उदाहरण में, जैसे वनस्पति है, वनस्पति तेल, ठीक है। अब वनस्पति तेल का हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, H2 इसमें जोड़ देंगे और निकेल उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है? निकेल। और निकेल उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है। वनस्पति तेल होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। और ये गैसीय अवस्था में होता है। अब जो वनस्पति घी प्राप्त होगा वो ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। वनस्पति तेल का हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजनीकरण करेंगे। यहाँ लिख देंगे वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने पर हाइड्रोजनीकरण करने पर ये वनस्पति तेल इसका हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो ये वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वनस्पति घी में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में प्राप्त होता है बेटा? ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए तीनों अवस्थाएं चेंज होती है इसकी। जैसे वनस्पति तेल है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये ठोस अवस्था में और बनने वाला भी ठोस अवस्था में है। तो ये तीनों अलग अलग अवस्था में, भौतिक रूप से अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं बेटा? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरक को आपको पता लग गया कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक और उत्पाद भौतिक अवस्था से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं बेटा। क्या होते हैं? भौतिक अवस्था से भिन्न होते हैं। तो इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक। ये अवस्था के आधार पर दो प्रकार के उत्प्रेरक थे बेटा। अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के उत्प्रेरक थे? दो प्रकार के। अवस्था के आधार पर दो प्रकार के उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ रहे हैं, विषमांगी सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। अब पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। ठीक है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। हम क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक हम लिखेंगे, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं बेटा इसमें। तो अब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे जिसे पहले कहते हैं, नंबर 1 कौन डालेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के
कि वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो अभिकारक और इसमें होते हैं, उसके वेग को क्या करते हुए बढ़ाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे चलती वो बहुत तेजी से संपन्न होती है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और धनात्मक, जैसे हम मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है, उस वेग धीरे धीरे संपन्न है, जैसे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। अचानक मान लीजिए ऐसा कोई उत्प्रेरक आ जाता है और उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण लेते हैं, पहले भी लिया था हमने उदाहरण, अब भी ले रहे हैं इसमें। 2KClO3 इसमें उत्प्रेरक है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है। और इसको हम गर्म करते हैं। वैसे इसको गर्म करेंगे तो इसको संपन्न होने में कुछ एक दिन का, 1 घंटे 2 घंटे का समय लगता है, परंतु इसमें उत्प्रेरक कौन सा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड है। अब ये संपन्न होने में कुछ सेकंड का, कुछ मिनटों में ही संपन्न हो जाती है। तो 2KClO3 है, K के पास 2, Cl के पास 2, O के पास 3, 3 दूनी 6, तो 2KCl प्लस में 3O2 हो जाएगा। तो ये बदल गया, अब संपन्न हो गई। इसकी वजह से मैंगनीज डाइ उत्प्रेरक है, इसकी गति को इसने बढ़ा दिया, कुछ सेकंडों में संपन्न हो गई थी, ठीक है। 2KCl प्लस में 3O2 हो गया। उसके बाद में हम इसका उदाहरण दूसरा लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया पिछली वीडियो में 2SO2 प्लस में O2, ये भी हमने विषमांग उत्प्रेरक का उदाहरण में लिया है कि 2SO2 प्लस में O2, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो उत्प्रेरक है। क्या है बेटा? उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक इसकी गति को बढ़ा देगा, इसकी गति को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2SO2, S के पास 2 है, O के पास 4 है, और 2 ये हो जाएंगे 3, 6 हो जाएंगे, 2SO3 हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक मैंगनीज डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह अभिक्रिया कुछ मिनटों में ही संपन्न हो जाती है। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया भी कुछ मिनटों में ही संपन्न हो जाती है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण आपने पढ़ लिया है कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसका दूसरा, अगला ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर, किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। बी कौन था इसका? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसका विपरीत, जस्ट धनात्मक का विपरीत ले लेते हैं। उसमें अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है और इसमें अभिक्रिया के वेग को घटा रहा है, ठीक है। तो कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें देखिए
रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक का जस्ट विपरीत है बेटा इसमें। कि धनात्मक उत्प्रेरक में वेग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसमें वेग क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया वेग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो कौन सा उत्प्रेरक हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन क्या करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए इसमें हम उदाहरण नंबर देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसमें। तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन है इसमें। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम 2H2 और उसमें 2 आ जाता है 2H2O2। ठीक है, इसमें ग्लिसरॉल मिल जाते हैं, ग्लिसरॉल है इसमें। कौन सा उत्प्रेरक है, ग्लिसरॉल उत्प्रेरक। ठीक है, अब ग्लिसरॉल उत्प्रेरक है। तो इसको जहां इसको कुछ सेकंड का समय लगता था, वहां इसको 2 घंटे में पूर्ण होती है। तो ये ग्लिसरॉल उत्प्रेरक इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको जब हम उत्प्रेरक करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2+O2। क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस में O2 में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने, इसमें 4 ऑक्सीजन है। कितने बेटा, 4। और 4 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो इसको ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ऑक्सीजन भी 2 है, 2 और 2 4। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया हम जहां तेजी से संपन्न होती थी, कुछ तेजी से, तो इसकी ग्लिसरॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण कुछ धीमी अभिक्रिया हुई थी। क्या हुई थी, कुछ धीमी अभिक्रिया हुई थी। इसलिए इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, ग्लिसरॉल कम कर देगा। क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। दूसरा है कॉलिफॉर्म। कॉलिफॉर्म है, इसमें आप देखिए दूसरा उदाहरण है इसका 2CHCl3 प्लस में O2। ये कॉलिफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म अब क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एथेनॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में C2H5OH उत्प्रेरक। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति में बनेगा तो फास्जीन गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी बेटा, फास्जीन गैस बनेगी। इसमें से कौन सी गैस, फास्जीन। इसकी उपस्थिति में कॉलिफॉर्म को वायु की उपस्थिति में और एथेनॉल की उपस्थिति में, एथेनॉल होता है वो उसमें उपस्थिति में उत्प्रेरक है। इसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, घटा देगा। क्या कर देगा, 2। और ये किससे क्रिया करेगा, O से। तो हो जाएगा 2CO। क्या हो जाएगा, 2CO। और इसमें से क्या ले लेगा,
2 Cl ले लेगा, क्या ले लेगा बेटा, 2 Cl, ठीक है। 3 दूनी 6 यानी कि 4 आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा 4, प्लस में 2H ये बच गए, और प्लस में कितने बच गए, 3 दूनी 6, 2 Cl बच गए, तो ये हो जाएगा 2HCl। देखिए बेटा इधर कि इसमें इसकी क्रिया C की क्रिया किससे हो जाएगी, O से, तो CO, ठीक है। तो O के पास में कितने हैं 2, और Cl के पास में कितने हैं 2, तो 2 2 देंगे 2Cl। उसके बाद में फिर आ जाएगी क्रिया किससे, Cl से, Cl के पास में कितने, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 तो है और 2 लेंगे, 2 दूनी 4, तो Cl के 4 चले गए। अब बच गया हमारे पास में H, क्या बच गया बेटा, H के पास में 2 है और Cl के 6 हैं, 6 में से 4 चले गए, कितने बच गए 2, तो 2HCl। ये फास्जीन गैस है, क्या है बेटा, फास्जीन गैस। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये फास्जीन गैस है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति और एथेनॉल की उपस्थिति में कौन सी गैस बनती है, फास्जीन गैस, परंतु ये अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लोरोफॉर्म को वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली फास्जीन गैस का क्या हो जाता है, विषैली फास्जीन गैस, ये विषैली गैस है, ये विषैली क्या है, एक विषैली गैस है, विषैली फास्जीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, विषैली फास्जीन गैस का निर्माण होता है। ये कौन सा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्वतः उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक पढ़ते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। अब स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। कि स्वतः उत्प्रेरक का मतलब होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद जो होता है, जो नया पदार्थ जो बनता है, वह स्वतः ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका, उत्प्रेरक का, वो क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही स्वतः ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। देखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद जो होता है, नया पदार्थ है, वो स्वयं ही अपने आप ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एथिल एसीटेट है, वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, CH3COO C2H5 प्लस में H2O है, और ये अपने आप ही किस में बदल जाता है, C2H5O इसमें बदल जाता है CH3COOH प्लस में C2H5 और OH में परिवर्तित हो जाता है। ये उत्पाद है, ये
इसको बनाएंगे तो ये बनेगा और इसको बनाएंगे तो ये बनेगा, तो अपने आप ही स्वतः ही अपने आप बदलते रहते हैं। तो इसे हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं बेटा? स्वतः ही। अपने जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, नया पदार्थ जो बनता है, वो स्वतः ही उत्प्रेरक बन जाता है, स्वतः ही अपने आप ही क्या है? उत्प्रेरक बन जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें C2H5 एक उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। C2H5 क्या करता है? उत्प्रेरक के भांति क्या करता है? कार्य करता है। तो C2H5 उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है।